नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की आपकी ये चौथी क्लास होगी हिंदी पेडागोजी की। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम। सीटेट का एग्जाम, समझ लीजिए सीटेट का एग्जाम एग्जाम के बारे में हमने आपको बताया था कि आपको सीटेट के एग्जाम में करना क्या है। यहाँ पे रटने वाली चीज कोई आपको मिलने वाली नहीं है। आपको सारी चीजों को समझ समझ के ही चलना है। हमने पहली क्लास में भी बताया था और आज में फिर से बताएंगे कि हमें हर एक क्वेश्चन को समझ के चलना है। ठीक है, क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन को समझ के चलना है। ठीक, तो चलिए पहले प्रश्न की पहला प्रश्न है कि भाषा भाषा जानने का अर्थ क्या है। ये जो भाषा है उसका अर्थ क्या है, मतलब कि ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या है। देखिए, उसका व्याकरण जानना, मतलब कि अगर हम भाषा जान रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि उसका व्याकरण जानना। या दूसरा है कि सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ये देखिए यहाँ पर आगे ये दूसरे वाले का ही। ठीक है, तीसरे की बारी आती है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। या फिर चौथा व्याकरण पर ही आधारित है। देखिए, भाषा अगर जानने की बात करते हैं तो यहाँ पर व्याकरण पर ही आधारित है, ये तो नहीं होगा। और फिर उसका व्याकरण जानना है, ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। और दूसरा अपना क्या आता है कि सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व, ये भी आपका गलत हो जाता है कि अगर भाषा जानने में हमें उसमें व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही उसमें विशेष महत्व पाठ्य पुस्तकों का होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तीसरा बचता है। तो अगर तीन गलत हो गया तो आपका एक बचा है, तो ये तो सही होगा ही, लेकिन हम इसे समझेंगे कि कैसे सही हो रहा है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधता है, इसका क्या मतलब है। देखिए, भाषा हमारा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ रखते हैं। तो ये आपका जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधता है। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग या सुनिश्चित करता है कि, मतलब कि भाषा की कक्षा में आपकी कोई लैंग्वेज की क्लास चल रही है तो उसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है। अगर बच्चा समाचार पत्र पत्रिका देखता है, पढ़ता है, तो इससे क्या लाभ होगा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन। ऑप्शन पहला है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। देखिए, मुख्य शीर्षक याद करने के लिए भाषा की कक्षा में इसको हम नहीं लेकर आए हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका दूसरा कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। देखिए, ये कुछ कुछ सही है, इसे हम थोड़ा सा टिक लगा सकते हैं, लेकिन आगे और देखेंगे क्योंकि इसमें ऐसे होते हैं ना, कभी कभी चार ऑप्शन ऐसा लगेगा कि यही सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन फिर चारों में हमें ये करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये चारों समाहित हो। ठीक, तो चलिए अब तीसरा वाला करेंगे कि तीसरा है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ये कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन एकदम सही होता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन था हालांकि ये भी सही था, लेकिन ये इसमें भी आपका आ जा रहा है। ठीक है, देखिए, भाषा की कोई क्लास है, उसमें समाचार पत्र पत्रिका अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो उससे उनका क्या मतलब कि क्या सुनिश्चित कर रहा है। तो क्या होगा कि बच्चों के अंदर प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। प्रतिक्रिया मतलब समाचार पत्र पत्रिका देखेंगे, प्रमाणित लेख देखेंगे, तो उनके अंदर से भी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रहती है, वो उसे करेंगे। तो ये इसके लिए यूजफुल होगा कक्षा में। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है कि रीमा जब तब बच्चों के साथ बातचीत बातचीत करती रहती है, वह किस चीज को दर्शाता है। ये पूछा है कि रीमा कोई टीचर है, वो बच्चों के साथ मतलब
जब मन करे तब बातचीत करने लगते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ऑप्शन अब हम देखेंगे। पहला, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ये कोई बात नहीं कि वो बातचीत जब मन तब कर रही है तो परीक्षा ले रही है। बच्चों को वाचाल पढ़ाना चाहती है। देखिए थोड़ा सा इसको हम ले सकते हैं, लेकिन हालांकि ये आपका सही नहीं है। समय नष्ट कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। चौथा आपका आता है कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बिल्कुल, देखिए अगर मैडम जो है क्लास में अगर बच्चों के साथ बातचीत करती हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को वो भाषा अर्जित करने के लिए क्या दे रही है? एनवायरनमेंट दे रही है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि करीना बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। इसका मतलब है करीना कोई लड़की है जो बचपन से ही गुजराती को बोल सकती है और समझ सकती है, और वो कभी विद्यालय नहीं जाती, मतलब अभी बच्ची ही है जो भी, तो वो विद्यालय नहीं जाती है। तो यह किस चीज का उदाहरण है? मतलब वो गुजराती को बोलती है, समझती है, ठीक, वो बचपन से। तो ये किस चीज का उदाहरण है? जब ऑप्शन पे आएंगे तो समझ में आएंगी चीजें। भाषा सीखने का, जब उसे आ रही है, बोल रही है, समझ रही है, तो भाषा सीखने का कोई मतलब नहीं। भाषा अर्जन का, देखिए भाषा अर्जन यही आपका सही उत्तर होता है कि उसने ये क्या किया है? भाषा को अर्जित किया है। ठीक, करीना की प्रतिभा का ये सारा गलत है, आपका ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल यह जानना कि, जैसे भाषा में अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? अब जानेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन पहला है कि बच्चों ने कितना सीखा, केवल बच्चों की कमियां जानना। ये देखिए ये भी नहीं है, बच्चों ने कितना सीखा, हालांकि ये है सही, लेकिन आगे देख लेते हैं कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, ये भी गलत है। तो तीसरा क्या है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ये आपका ऑप्शन एकदम सही होता है कि सतत और व्यापक, अगर मूल्यांकन का उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। देखिए क्योंकि सतत व्यापक मूल्यांकन ये क्या होता है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आप सतत लिखा है तो उससे समझ सकते हैं। और ये सारी जो प्रक्रिया है, मतलब ये सतत मूल्यांकन, ये जो हम कर रहे हैं, इसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं? इसके द्वारा हम बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा है, और उन्हें किस प्रकार से पढ़ाई की आवश्यकता है, मतलब कि किसी भी चीज को समझने जानने की अभी कैसी आवश्यकता है, हम इन सारी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा कि सतत मूल्यांकन क्या है। उसमें क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, या फिर उन्होंने कितना सीखा, और इस प्रकार उन्हें अब हमें और बताना चाहिए कि और वो सीख सकते हैं। इसका मेन मतलब यही है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना। ये तो पहले से ही उसमें बोल रहा है कि सस्वर मतलब स्वर के साथ पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन करना ये गलत हो जाएगा। बोल बोल कर पढ़ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। द्रुत गति से पढ़ना मतलब कि जल्दी बहुत तेजी से पढ़ रहा है, ये भी गलत है। चौथा आपका ऑप्शन ही सही होता है कि बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। देखिए इसका अभी हम मतलब आपको समझाएंगे कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करता है। इसमें होता क्या है कि क्लास में जितने बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक साथ किसी भी पाठ का उच्चारण करते हैं,
ठीक है, एक साथ किसी भी पाठ का उच्चारण करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो संकोच की भावना होती है या फिर डर की भावना होती है या फिर जो शर्मीले टाइप के बच्चे होते हैं, उन सबका क्या है, उसमें सब लोग जोर जोर से सारे बच्चे बोल रहे हैं तो उसमें सबको मजा आएगा और सब बोलेंगे। थोड़ा बहुत उसमें उनको झिझक शर्मीला सब कुछ उसी में खत्म हो जाएगा अगर सारे बच्चे एक साथ सब पाठ में करते हैं तो इससे आपका यही फायदा होता है। ठीक है, चलेंगे हम अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्व। देखिए दोस्तों, पहले तो अभी हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास आपको पसंद आ रही है, एक एक प्रश्न की बात हो रही है, पूरी क्लास की तो छोड़िए, एक एक प्रश्न अगर आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब प्रश्न की बारी आती है, हो गई बात हमारी। क्वेश्चन हमारा है कि भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्व। तो पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं वार्षिक, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, आपकी परीक्षाएं, या फिर भाषाई परिवेश, या फिर भाषाई अभ्यास। तो देखिए यहाँ पे भाषा शिक्षण की, भाषा अगर सिखाना है पढ़ना है तो उसमें कौन सा बिंदु सबसे कम होगा। तो इसमें आपका जो पाठ्य सामग्री है, ये पाठ्य सामग्री, यही आपका क्या होगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको समझाएंगे कि कैसे। इसमें देखिए कि भाषा शिक्षण में जो भाषाई अभ्यास होता है या फिर भाषिक परिवेश जो होता है, ये क्या होता है, अगर हमें भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश मिलेगा अच्छे से, तो बच्चे अपनी परीक्षाओं में क्या करेंगे, अपनी परीक्षाओं में क्या करेंगे, अच्छा चीजें अपना कर पाएंगे, ठीक है। जिसमें कि पाठ्य सामग्री का बहुत कम महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा है अपने भाषिक अभ्यास और भाषाई परिवेश में उसकी क्या होती है, पकड़ ज्यादा होती है। वो अपने घर पे अगल बगल में जैसे समझ लीजिए, जैसे जैसे बातें करते हैं लोग, हर चीजें उसको जो परिवेश मिला होता है, जो उसने अभ्यास किया होता है, उसमें उसकी पकड़ बहुत जाती होती है। तो उसके सहारे से वो परीक्षाओं में भी अच्छी उपलब्धि हासिल करता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि जब आपका भाषाई परिवेश मिल जाएगा, उसका अभ्यास बढ़िया रहेगा, तो उसकी परीक्षा में वो अच्छा काम करेगा, ठीक। तो वो उसके बाद अपनी अच्छी रुचि लेने लगेगा, आपका यही होगा। इन तीनों को कनेक्ट करके हमने इस तरीके से बता दिया। और चौथा क्या हो जाएगा, पाठ्य सामग्री की, इसमें भाषा शिक्षण में सामग्री का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक। चलिए, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। पीछे भी हमने बताया, आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक। देखिए, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, ये आपका कोई नहीं है। दूसरा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, या फिर प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, या फिर हर महीने परीक्षाएं लेना। इसका क्या आपका उत्तर उत्तर होगा, इसमें निरंतर अवलोकन करना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीछे हमने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर ही दिया है, ठीक। इसमें क्या होता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना ही सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक। क्योंकि सतत मूल्यांकन से क्या होता है, सतत मूल्यांकन मतलब है कि निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, ठीक। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, उसने कितना सीखा है, उसे किस तरीके से सिखाने की जरूरत है, उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, उसने कितना इंक्रीज किया है, सारी चीजों को सतत मूल्यांकन में समझा जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि भाषा के आधारभूत कौशल। ये भाषा के आधारभूत कौशल का क्या मतलब है कि क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, या फिर सर्वदा पृथक रहते हैं, या फिर अंतः संबंधित होते हैं, या फिर हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो ये जो भाषा का आधारभूत कौशल है, मतलब बेस है, तो उसमें क्या होता है कि
हमेशा इसे अर्जित किया जाता है कि बच्चा जब छोटा है, अभी समझ लीजिए एकदम बच्चा छोटा है, अपने घर पे ही रह रहा है, तो वो अपने पापा मम्मी चाचा ताऊ जितने लोग हैं सबकी बातों को सुन सुनकर उसे अर्जित ही तो करेगा। तो उसका बेस क्या है, उसका आधारभूत कौशल क्या है कि वो हमेशा अर्जित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम फिर से बताना चाहेंगे। देखिए, बच्चा का पहला विकास उसका क्या होता है कि अपने वातावरण पर ही आधारित होता है। वातावरण मतलब क्या होता है कि अपने आसपास अपने घर पे है, वो अभी तो छोटा है, वो अपने घर पे ही रहेगा। बाहर निकल रहा है या बगल में अपना, तो ये उसका पहला विकास अपने आसपास वातावरण पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो अपने परिवार से और अपने वातावरण पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। इसमें इसका क्या मतलब है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। पहला तो आपका गलत ही हो गया। तीसरा देखेंगे, ठीक है, तीसरा थोड़ा सा रखेंगे पेंडिंग। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। देखिए, शिक्षक की स्वयं की भाषा मतलब शिक्षक जैसा बोल रहा है या फिर जो भी कर रहा है, शिक्षक के ऊपर जो चीजें हैं वो बच्चों पे क्या प्रभाव डालेंगी, यही चीज बोलना चाह रहा है। चौथा है कि बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऑप्शन दूसरा देखिए सही हो जाता है कि शिक्षक के स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। देखिए, क्योंकि शिक्षक का जितना स्वयं की भाषा पर पकड़ होगा या फिर उसके अंदर जो गुण होते हैं, तो उसे ही देखकर बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि शिक्षक की भाषा कुशलता का पूरा प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जैसा जैसा शिक्षक बोलेंगे, ठीक है, उनकी बात करने का तरीका, हर चीज, बच्चे क्लास में टीचर का हर चीज कॉपी करते हैं, इसलिए इसमें बोला गया है। ठीक है, यही प्रश्न का मतलब है। तो अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कोई अंतर नहीं है। भाषा का कठिनाई स्तर, ये भी नहीं है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, ये भी नहीं है। भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ये आपका बिल्कुल सही होता है। क्या क्वेश्चन, ये ऑप्शन, ये दोनों कैसे रिलेट करा, देखिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। देखिए, भाषाई परिवेश जितना मिलेगा उसके हिसाब से भाषा डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका यही सही हो जाता है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में डॉट डॉट है से संबंधित पाठ होने चाहिए। इसमें भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, मेन इसमें क्या, पाठ्य पुस्तक में तो अभी अगर करेंगे तो संस्कृत भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, साहित्य, ये सभी हम मार देंगे। लेकिन ये पूछा क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, ये किससे संबंधित पाठ होना चाहिए उसमें। तो देखिए, ये जो साहित्य होगा आपका यही सही होगा कि भाषा के पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने जरूर चाहिए। ठीक है, तो आपका साहित्य सही हो जाता है। अब बात हम करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आकलन, आकलन क्या है। आकलन आपका ये क्या है, आकलन क्या बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा। ठीक है, बच्चों ने क्या नहीं सीखा, इसको रखेंगे पेंडिंग। मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, ये गलत है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ये भी गलत। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ये अभिन्न अंग है। ये पीछे हमने आपको बता भी दिया है कि आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि भाषिक मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मौखिक भाषा क्या बोल रहा है कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका किताब पढ़ना नहीं, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना ये भी नहीं है, अंत्याक्षरी ये भी नहीं है, लेकिन अनुभव बांटना व बातचीत। हालांकि अगर हम देखते हैं अंत्याक्षरी करते हैं उसके भी हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं किसी प्रश्न का उसमें भी। लेकिन अगर सटीक उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन चौथा की मतलब अनुभव बांटना व बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपना अनुभव बांट रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपका क्या होगा, सर्वोत्तम तरीका हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है? भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, नहीं देता ये कौन सी बात है, ये तो गलत है। कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता कौशल ये क्या आपको भाषा शिक्षण की दिशा नहीं देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य यही आपका गलत हो जाता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये भी गलत होता है। तो ऑप्शन चौथा आपका सही होता है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहाँ पर समाप्त, और आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्वेश्चन भी हमने अपना लगभग पूरा कोशिश किया कि आपको समझा सकें और आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे, अच्छी लगी होगी क्लास, तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए आपको। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।